हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अमीक्षा श्री सेंटर पे। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, है ना। उसके लिए अभी तक जितने भी PIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आइदर वो आपके GS के हैं या फिर आपका साइंस है, तो उसके लिए हम एक क्या कर रहे हैं, PIQ सीरीज चला रहे हैं। साइंस में आपके फिजिक्स के अभी तक 10 वीडियोज अपलोड हो चुके हैं जिसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। GS में भी मैं जियोग्राफी करा रहा हूँ जिसका ये आज 5वां लेक्चर है। इसके पहले हम आपको सौरमंडल, ठीक है, ब्रह्मांड और पृथ्वी, है ना, और क्या पढ़ा चुके हैं आपको चट्टानों के बारे में, है ना। ऐसे सारे टॉपिक्स मैं पढ़ा चुका हूँ। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आज के टॉपिक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वायुमंडल, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे हम चक्रवात, और साथ में हम क्या पढ़ेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे वर्षा, और कुछ स्थानीय पवनों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो तापमंडल, मध्यमंडल, समतापमंडल, क्षोभमंडल। तो चलिए पहले मैं आपको इनका पुराना कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ, है ना। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इस फिगर से अभी हम आपको पढ़ाने वाले हैं वायुमंडल का सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। वायुमंडल की परतों के बारे में क्या क्या घटनाएं होती हैं और प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे सवालों के बारे में, ठीक है, फुल कॉन्सेप्ट। और आपको एक बेहतरीन सी ट्रिक जो कि मैं आपको याद कराऊंगा, उसके साथ आपको इस चैप्टर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए, अगले 5 मिनट में आपको ये कंप्लीट कराता हूँ और उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करिएगा, फिर आपको कितना मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी जो है, इस पृथ्वी के ऊपर, है ना, वायुमंडल है। और ये जो वायुमंडल है आपका पूरा, ये जो आपका वायुमंडल दिख रहा है, इसमें कितनी परतें पाई जाती हैं। तो टोटल आप देख रहे होंगे तो टोटल 5 परतें पाई जाती हैं, ठीक है। अगर हम नीचे से बात करें तो पहली होती है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर होती है मेजोस्फियर, फिर होती है आयनोस्फियर, फिर होती है एक्सोस्फियर। इनका जो क्रम है ना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और आपको क्रम पता है तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपके 80% क्वेश्चन आपके वहीं पे सॉल्व हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इनका क्रम, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ क्रम याद करने के लिए या फिर ऊपर से नीचे की तरफ क्रम याद करने के लिए एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। वो ट्रिक देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, बहुत ही आसान ट्रिक भी है, ठीक है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है, इसको मैं बोलता हूँ आई, ठीक है, मोस्ट, ठीक है, आई मोस्ट। अब इसको ट्रिक को समझिए। आपका ई फॉर आई मोस्ट में आप इसको 3-4 बार बोलिएगा। अब ई फॉर क्या हो जाएगा आपका, ई फॉर हो जाएगा एक्सोस्फियर, ठीक है। आई फॉर हो जाएगा आपका आयनोस्फियर, यम फॉर हो जाएगा आपका मेसोस्फियर, यस फॉर आपका हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर, टी फॉर हो जाएगा आपका ट्रोपोस्फियर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर आपने जो है ये ओ क्यों लिखा है। तो अब आपको बता दें कि जो ओ है ना, ओ फॉर क्या है, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कहाँ पे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपके मेसोस्फीयर और समताप मंडल के बीच में। मतलब समताप मंडल जो है ना, ये वाला, इसी में आपकी पाई जाती है क्या, आपकी पाई जाती है ओजोन लेयर, ठीक है। तो देखिए, बस एक ट्रिक से आपका सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप ट्रिक समझिए क्या है, ई फॉर एक्सोस्फीयर, आई फॉर आयनोस्फीयर, है ना, यम फॉर मेसोस्फीयर, है ना, और ओ फॉर, ये जो ओ है वो फॉर ओजोन लेयर, और यस फॉर स्ट्रेटोस्फियर, और ये लास्ट में ट्रोपोस्फियर। अब आपसे इस पे कितने भी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएं आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। जैसे पृथ्वी के सबसे नज़दीक वायुमंडल कौन सा है, ट्रोपोस्फियर। सबसे बाहर कौन सा है, एक्सोस्फियर, है ना। और उसके क्रम पूछ लिए, ऊपर से नीचे क्रम लगाइए या फिर नीचे से ऊपर की तरफ क्रम लगाइए। तो ये सब आप कर लेंगे, है ना।
बस देखते जाइए। अभी जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे ना, आपको लगेगा कितना आसान हो गया जिसमें आप परेशान थे। अब हम इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं कि किस लेयर में क्या पाया जाता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आप इस चीज़ को समझिए, ये जो यहाँ से लेकर के इसकी दूरी होती है ना, तो ये आपका जो क्या है, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होता है अर्थ से 20 किलोमीटर के रेंज में होता है। फिर 20 से 50 किलोमीटर के रेंज तक आपका क्या होता है, समताप मंडल या फिर स्ट्रेटोस्फियर। 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर तक क्या होता है आपका मेजोस्फियर। और 85 टू 690 किलोमीटर क्या होता है आयनोस्फियर। और उसके बाद फिर आपका आता है क्या, एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे बाहरी मंडल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये अब बहुत जितने भी ऊपर तक आप जा सकते हैं वो एक्सोस्फियर में ही है। हर मंडल, जितने भी आपके जो मंडल है ना, जो बांटे गए हैं 5 प्रकार के, है ना, तो ये इन 5 मंडलों की विशेषताएं हैं। जैसे आप देखिएगा, पहली विशेषता हम बात करते हैं किसके बारे में, ट्रोपोस्फियर या फिर क्षोभ मंडल के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, जो सबसे ज़्यादा बार पूछी जाती है, तो वो ये है कि मौसम संबंधित जितनी भी घटनाएं होती हैं ना, मौसम संबंधित सभी घटनाएं प्रायः इसी में होती हैं। ठीक है ना, इसी मंडल में होती हैं मौसम संबंधित। तो मौसम संबंधित सभी घटनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें तो क्या हो जाएगा, आपका जो बादल बनता है ना, आपके जो क्या होते हैं, आपका जो ओला पड़ता है, आपका जो कोहरा पड़ता है, मतलब जैसे भी इस प्रकार की जितनी भी होती हैं, ये सारी किस पे होती हैं, इसी में होती हैं। दूसरा, एक चीज़ और जानिए, दूसरा क्या होता है कि जो आपका वायुयान उड़ता है ना, यात्री वाला, वो भी इसी में उड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो ये आदर्श स्थिति नहीं है उड़ाने की, ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना। आदर्श स्थिति क्या है वो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये आदर्श स्थिति यहाँ पे नहीं होती है, लेकिन वायुयान यहाँ पे भी उड़ाया जाता है। तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमें जानने की ज़रूरत है कि यहाँ पे जैसे जैसे आपकी हाइट बढ़ती है ना, जैसे जैसे क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती है, आपका जो टेम्परेचर होता है ना वो कम होता रहता है। ठीक है, कितना कम होता है, तो याद रखिए कि प्रति 1000 मीटर पे, है ना, प्रति 1000 मीटर पे ऊपर जाने पे आपका जो टेम्परेचर होता है वो 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1000 मीटर जाने पर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है ना, अब हम आते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट क्या है आपका नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल के बारे में बात करते हैं। तो समताप मंडल के भैया, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, वो यही है कि समताप मंडल में क्या पाया जाता है आपका, ओजोन लेयर। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि ओजोन लेयर पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, उसके निचले भाग में पाई जाती है, ये भी याद रखना। ठीक है, याद रहेगा, निचले भाग में पाई जाती है। और देखिए, अब क्या होता है कि ओजोन लेयर करती क्या है, तो ओजोन लेयर जो होती है ना, वो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज यानी पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोक लेती है। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, रोक लेती है, जो कि क्या होती है, हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है, कैंसर कारक किरणें मानी जाती हैं। ये जो लेयर है ना, ये करीब 20 किलोमीटर मोटी लेयर होती है ना, 20 किलोमीटर मोटी। ठीक है, और दूसरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है, ये वायुयानों को, ठीक है ना, वायुयानों को उड़ाने का आदर्श मंडल है। ठीक है ना, आदर्श मंडल क्यों है भैया, ये जानो, है ना, क्यों, क्योंकि ये क्या है, समताप मंडल है, यहाँ पे ताप समान रहता है ना, इसलिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मध्य मंडल की बात करते हैं। तो मध्य मंडल में क्या होता है ना, इसमें भी आपको 2 पॉइंट याद रख लेना चाहिए। एक तो क्या है, यहाँ पे देखिए टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर समान था, यहाँ पे फिर से वही चीज़ होती है, क्या होती है, क्या कि हाइट बढ़ने के साथ में आपके टेम्परेचर में कमी आने लगती है। दूसरा पॉइंट जो मध्य मंडल में है वो ये है कि इसी मंडल में ना आपके उल्का पिंड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, उल्का पिंड। ठीक है ना, और जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, मैट्योर। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसको क्या कहते हैं, मेजोस्फियर, एम फॉर मेजोस्फियर और एम फॉर मैट्योर। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट, अगला आप देखिए क्या है, आपका है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है पता है, आयन मंडल में आपके पाए जाते हैं जो विद्युत आवेशित कण होते हैं ना, वो पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं, इन्हीं को आयन कहते हैं, है ना। और इसकी वजह से होता क्या है, यहाँ पे बेतार संचार संभव हो पाता है। ठीक है ना, ठीक है, बेतार संचार संभव मतलब रेडियो तरंगे भी इसको आप बोल सकते हो।
ठीक है। और लास्ट में जो आपका आता है वो लास्ट में आपका आता है, क्या आता है, एक्सोस्फीयर, फिर बहिर्मंडल। इसमें क्या होता है भैया आपका, इसमें आपका ये देख रहे होंगे आप फिगर में, इसमें आपका पता है क्या होता है, इसमें आपका संचार उपग्रह छोड़े जाते हैं, संचार उपग्रह, है ना, जिसको कि क्या कहते हैं हम, जियो सैटेलाइट ना, जियो स्टेशनरी या फिर जियो सैटेलाइट, ठीक है। तो ये यहाँ पे छोड़े जाते हैं। ये ऑलमोस्ट आपका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब एक चीज़ और बस ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीमाएं हैं, है ना, इस सीमा को क्या कहते हैं, तो जो नीचे वाली सीमा होगी ना, ये क्षोभ मंडल से स्टार्ट किया समताप मंडल, तो यही क्षोभ सीमा हो जाएगी, ये समताप सीमा हो जाएगी, ये ठीक है, ये मध्य सीमा हो जाएगी, आयन सीमा हो जाएगी, उसके बाहर कोई सीमा नहीं है, ठीक है। ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट है। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं और आप देखेंगे आपको कितना मजा आएगा। ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आई मोस्ट, ठीक है, जो हमने आपको बता दी है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्या है, कहता है कि निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो हमने आपको बताया था ना, सबसे निचली मतलब क्या, आई मोस्ट, टी फॉर ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर मतलब क्या था, क्षोभ मंडल। तो अब भैया बिना देखे ऑप्शन ही मत देखो, आप सीधा मारो, क्यों, क्योंकि हमने आपको क्या बता दिया, एक ट्रिक बताई है, वो ट्रिक आपको याद रखना है, EIMOST, राइट, ये याद रखो। और उसके बाद आपका जो मन में है सारे आंसर आप लगाते रहो फटाफट फटाफट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, ओजोन जो है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में सर्वाधिक सघन है या फिर किस परत में पाया जाता है ना। तो एक ही परत है, कौन सी परत थी वो, आई मोस्ट, मोस्ट मतलब ट्रोपोस्फियर के ऊपर क्या था, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में ही तो था, समताप मंडल में ही, है ना, इसी में था, MOST, तो यस के बगल में लगा हुआ था, तो बस ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो लो भैया, आई मोस्ट, हमने फिर से बोला आई मोस्ट, है ना, IMOST, तो आई से एक्सोस्फियर, ये सबसे ऊपर था, तो है क्या एक्सोस्फियर, हाँ है ना वायुमंडल, लो खत्म। चलो नेक्स्ट देखो, वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन 6 निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है। ये भी हमने आपको बता दिया अभी भी, है ना, किसके लिए उत्तरदायी थे, अल्ट्रावायलेट रेज के लिए ना, यूवी किरणें जो सूर्य से आती हैं उसमें वृद्धि ना होने पाए उसको रोक लेती है वो, है ना, इसी के लिए है उत्तरदायी। बस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है, इनमें से किस स्थान पर क्षोभ मंडल की मोटाई, है ना, वो सर्वाधिक होती है। तो क्षोभ मंडल की मोटाई जो है सर्वाधिक कहाँ पे होती है, पर्वतों के ऊपर नहीं, उत्तरी ध्रुव पर नहीं, भूमध्य रेखा पर, हाँ भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा मोटाई होती है, क्योंकि वहाँ पे बादल और ये सब सारी जो मौसमी घटनाएं होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती हैं आपकी, है ना, भूमध्य रेखा पे, विषुवत रेखा पे सबसे ज़्यादा बरसात भी होती है, सूर्य की किरण सीधी रहती हैं, आपको पता है। इनमें से कौन सा क्षेत्र क्षोभ मंडल को समताप मंडल से अलग करता है, ठीक है। हमने सीमाओं के बारे में बताया था ना, ये सीमाएँ थी, हमने बोला था आपको, आई मोस्ट याद रखना, ठीक है, EIM, ठीक है, यहाँ पे O लगा दो, और ये यस और ये टी, है ना। तो टी और इसके बीच में जो सीमा है वो क्या है, ट्रोपोस्फियर, या फिर इसको क्या बोल देंगे, क्षोभ मंडलों को समताप मंडल से तो क्या होगा, क्षोभ सीमा ना, यहाँ पे आपके समताप सीमा, ऐसे ऐसे, ये तो आपके क्या है, ये क्षोभ मंडल को समताप मंडल से पूछ रहा है, तो क्षोभ सीमा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आसान। चलो नेक्स्ट देखो, अब आप अगर ऐसी ना ट्रिकी वीडियो चाहते हैं और आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके सॉल्यूशंस भी चाहते हैं, तो आप हमारे वीडियो से जुड़ सकते हैं। वीडियो को हमारे लाइक करिए, आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे वीडियो को, हमें क्या हुआ, मोटिवेशन मिलेगा, और हम आपके लिए ऐसी ट्रिकी वीडियोज़ और अच्छी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ते रहिए और हम आपको आपकी स्टडी मटेरियल को बहुत आसान कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं आपको, क्या है। अब फनी क्या है, एक प्रकार का, तो ये भैया ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा, फनी क्या है, एक प्रकार का ये चक्रवात था, ठीक है ना। अब तो ये जो फानी चक्रवात है ना, ये कौन सा चक्रवात है पूछ रहा है, इसका टाइप पूछ रहा है, तो ध्रुवीय चक्रवात है, केंद्रीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, या फिर गैर ध्रुवीय चक्रवात है। तो ये भैया क्या था, ये आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे आया था, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, वो कहाँ पे आते हैं पता है आपको, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, है ना, कर्क एंड मकर रेखा के बीच में जो आते हैं वो क्या होते हैं, वो ही होते हैं आपके उष्णकटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो ये उसके बीच में आया था, आया कब था, ये आया था आपका उड़ीसा के तट पे आया था करीब, है ना, जो फानी वाला चक्रवात था उड़ीसा के तट पे आया था, और इसका जो नाम दिया था ना फनी, हर चक्रवात का एक देश नाम देता है, 13 देश हैं जो नाम देते हैं, ये भी याद रखना, एक फैक्ट है ना। इसका नाम दिया था बांग्लादेश ने, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तरी अटलांटिक में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, देखिए होता क्या है ना कि कुछ कुछ एरियाज में जो चक्रवात है ना उनके एक नाम परमानेंट रख दिए गए हैं। एक समझो कि वो क्या है, उसका एक निक नेम है, उस एरिया में इसी नेम से जाना जाता है। जैसे अपने भारत में किस नाम से जाना जाता है, अब तो अपने भारत में जाना जाता है वो चक्रवात के नाम से, है ना। इसी तरीके से पूछ रहे हैं उत्तर पूर्वी प्रशांत और उत्तर अटलांटिक क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो उस किस नाम से जाना जाता है आपका, हरिकेन नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और जितने भी नाम है, जैसे टाइफून है ना। अब ये टाइफून कहाँ पे जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो टाइफून जो चीन है ना आपका, चीन में जाना जाता है टाइफून, या फिर इसको दक्षिण पूर्व एशिया है ना, साउथ ईस्ट एशिया जो है आपका, वहाँ पे भी हम इसको जानते हैं टाइफून नाम से। और आपका टॉर्नेडो जो है वो कहाँ पे जाना जाता है, आपको पता होगा टॉर्नेडो। ठीक है, टॉर्नेडो कहाँ पे है, टॉर्नेडो कहा जाता है अमेरिका में, है ना, अमेरिका में कहा जाता है टॉर्नेडो। ठीक है, याद रखना इसको। और हरिकेन नाम ने आपको बता ही दिया। ट्विस्टर, ट्विस्टर आपका कहाँ पे आ जाता है, जो ट्विस्टर है ना वो भी आपका अमेरिका में ही है। अब देखो थोड़ा सा डिफरेंस समझने की ज़रूरत है ना। ये भी अमेरिका में था और ये भी अमेरिका में, तो ये अमेरिका के स्थलीय भाग में पाया जाता है। ठीक है, और ये अमेरिका के तटीय भाग में पाया जाता है। हमने आपके लिए क्या करा है, एक मैं लेके आया हूँ लिस्ट, इस लिस्ट को बस तैयार कर लेना, आपका चक्रवात से आने वाले सारे सवाल सही हो जाएंगे। देखो चक्रवात कहाँ पे है, हिंद महासागर में। हिंद महासागर में क्या है, भारत। ठीक है ना, तो ये भारत के एरिया में चक्रवात कहते हैं। हरिकेन, हरिकेन कहाँ पे, कैरिबियन द्वीप समूह। कैरिबियन द्वीप समूह कहाँ पे है, वही आपके अटलांटिक और प्रशांत महासागर के बीच में, है ना। टाइफून कहाँ पे आपका, दक्षिणी चीन सागर, हमने बता अभी दिया आपको, है ना, चीन में भी कहते हैं। बिली विली ये कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है ना। और टॉर्नेडो अभी हमने बताया तटीय अमेरिका में, और ट्विस्टर आपका स्थलीय अमेरिका में। ठीक है ना, तो ये बस 4-5 नाम आप याद रखना, घुमा फिरा के यही पूछता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है उर्वरकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, ये बारिश या सिंचाई के पानी के साथ बह जाते हैं जो उर्वरक होते हैं, है ना। हाँ सही बात है, बह जाते हैं। इसका संगठन पोषकों की पूर्व निर्धारित मात्रा के आधार पर होता है, हाँ ये भी सही है। इनका संग्रहण उचित तरीके से किया जाना चाहिए, बिल्कुल। अगर आप नहीं संग्रहित करेंगे, मेड़ वोड़ नहीं बांधेंगे, तो ये क्या होंगे, बह जाएंगे। कह रहा है ये वायु और जल को कभी प्रदूषित नहीं करते हैं। जी बिल्कुल नहीं, ये बहुत प्रदूषित करते हैं, है ना, वायु और जल को। तो यही वाला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कौन सा गलत है। ठीक है, ओके। देखो ये 2022 में ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। वायुमंडल में तड़ित, तड़ित मतलब जो लाइटनिंग होती है ना, जो खूब बिजली चमकती है, द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है। ठीक है ना, तो स्थिरीकरण मतलब आप समझते हैं, स्थिरीकरण का मतलब होता है फिक्सेशन, हाँ इंग्लिश में इसको बोलते हैं, आपने सुना होगा फिक्सेशन। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जब आपकी बिजली चमकती है उससे, है ना, क्योंकि वायुमंडल में आपके नाइट्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन भी पाया जाता है। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO बना लेते हैं। फिर ये NO जो होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 बना लेता है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है कि ये आपके वर्षा जल में घुल करके क्या करते हैं, ये नाइट्रिक अम्ल बना लेते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं HNO3। और इसके बाद क्या होता है कि ये बाद में परिवर्तित हो जाते हैं नाइट्रस अम्ल में, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, HNO2। ठीक है, और इसके साथ ये नाइट्रेट के रूप में फिर मिट्टी में और पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है। तो इसको तो ऑप्शन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता है। दहन, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई चीज़ जलेगी नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगा तो आप सांस नहीं ले पाएंगे। और नाइट्रोजन के लिए अभी भी जस्ट हमने प्रीवियस सवाल में बता ही दिया है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के मिलकर क्या करता है, वो ऑक्साइड का बनाता है, निर्माण करता है। तो आपका बस वन एंड ओनली ऑप्शन ऑक्सीजन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कह रहा है कि पृथ्वी को सूर्य की परावैंगनिक विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है। तो कौन सुरक्षित रखेगा, इसको भी अभी भी हमने बताया था, परावैंगनिक किरणों वाला क्वेश्चन अभी बताया था ना, अल्ट्रावायलेट UV रेज। तो सीधी सी बात है, ओजोन। ओजोन का फार्मूला क्या होता है, याद रखना आप लोग, O3। ठीक है ना, ये आप लोग याद रखिएगा। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग है ना। ये भी क्वेश्चन मैं आपको पहले ही वीडियो में, जब मैंने आपको ना क्या पढ़ाया था, आपको मैंने क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास मेरी थी, मैंने पढ़ाया था आपको ब्रह्मांड, याद है। तो जब ब्रह्मांड वाली क्लास थी ना, उसी में मैंने बता दिया था कि वायुमंडल में गैसों की जो मात्रा है ना वो क्या है। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो देखिए, अगर आपने वो क्लास देखी होगी तो आप देखिएगा, उसमें मैंने बहुत बेहतरीन सी ट्रिक बताई है। तो 0.03%, हाँ सही है, 3.3 तो बिल्कुल नहीं,
0.54 भी बिल्कुल नहीं, 0.38 नहीं, ये भी नहीं, 0.036% है दरअसल। एग्जैक्ट अगर देखा जाए 0.036%, याद रखिएगा। कहीं कहीं पे ऑप्शन में आपको 0.04% भी दे देता है, तो ये भी सही माना जाता है, ठीक है। आपको हमने याद हो तो, अगर हमने आपको बताया था कि आप कम से कम 4 का याद रखिए, 4 में कौन कौन सा सबसे ज़्यादा कौन सी पाई जाती है आपकी, नाइट्रोजन, ठीक है, वो वाली क्लास में मैंने बताया था, दोबारा बता दे रहा हूँ। उसके बाद क्या पाई जाती है आपकी, ऑक्सीजन, ठीक। उसके बाद फिर आपकी क्या थी भैया, ऑर्गन थी, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, ठीक है। और उसके बाद आपकी थी CO2, ठीक है। नाइट्रोजन थी कितनी, 78 ऑलमोस्ट, ये 21, ठीक है। और आर्गन, और ये आपकी कितनी, 0.036%, ठीक है। और आपकी आर्गन कितनी है, आर्गन थी आपकी 0.93%, तो ये इससे ज़्यादा है, याद रखना। और एक चीज़ मैंने बताई थी, आर्गन, आगन, थर्ड रैंक पे है ये, याद रखना, ठीक है। बहुत कंफ्यूज करता है आपको एग्जाम में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है। लो आ गया ना क्वेश्चन, फिर से एक ट्रिक, ऑलवेज आई मोस्ट, ठीक है। अब इस ट्रिक से आप निकालिए क्या कहे, तो सबसे नीचे ऊपर क्या है आपका, एक्सोस्फीयर मतलब बहिर्मंडल, तो क्या कह रहा है, वायुमंडल को सही पृथ्वी की सतह से नीचे से ऊपर की तरफ बताना है ना। तो नीचे से ऊपर की तरफ बताइए, सबसे नीचे कौन सा होगा, ट्रोपोस्फीयर, क्षोभमंडल है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल है। उसमें मेजोस्फीयर, मध्यमंडल है। लेकिन लास्ट में देखिएगा ना, फिर से क्षोभमंडल दे दिया है ना, जो कि क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखिए मध्यमंडल, फिर आपका क्या है, समताप मंडल, नहीं, पहले समताप मंडल होगा, तो ये भी गलत हो गया। यहीं पे विषुववृत्त, क्षोभवृत्त, मध्यवृत्त, तापमान वृत्त, नहीं, ये भी गलत है। भूमध्य रेखी, भूमध्य रेखा कुछ होता ही नहीं हो, ठीक है, ये भी गलत। इसमें क्या है ना, जैसे ये गलत टाइप हो गया है, ये होना चाहिए था आपका आयन मंडल, ठीक है ना, या फिर इसको क्या बोलते हैं, ताप मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलो ये देखो 2017 में पूछा हुआ आपका सवाल है। मैंने आपको बोला था ना कि मैं प्रीवियस 10 साल के, 10 से लेकर के ना 12 साल के जितने भी PIQ होंगे वो सारे करा दूंगा। और बस आप अगर इतना करके चले गए ना, जिस हिसाब से मैं आपको PIQ करा रहा हूँ, पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं कराएगा, बस आप अगर इतना भी करके चले गए ना, आपकी कंप्लीट GS तैयार हो जाएगी, ये मैं गारंटी लेता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है। तो इस पर हम बात कर चुके हैं, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन आ गया, RRB JEE में देखो पूछा 2019 में, क्षोभमंडल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे। तो हवा के दबाव को हम वाष्पीकरण तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, घनीकरण भी नहीं कहेंगे, वायुमंडलीय दबाव हाँ ये कहेंगे, और ये तापमान तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो क्या होता है भैया, वायुमंडलीय दबाव बोलते हैं हवा के दबाव को। इसके बारे में एक दो फैक्ट और जान लीजिए, जो आपके रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहते हैं, ठीक है ना। कि वायुमंडलीय दाब को ना किससे नापा जाता है, तो उसको बोलते हैं, जिससे नापा जाता है ना, उसको बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है ना। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। और ये इसकी जो इकाई होती है ना, वो इसकी SI यूनिट इसके पूछी जाती है हमेशा, है ना। तो इसकी SI यूनिट जो होती है वो होती है बार, ठीक है ना। और एक बार में ना, एक बार जो होता है ना, इसमें कितने पास्कल होते हैं ये पूछा जाता है, तो 10⁵ पास्कल होते हैं, ठीक है। ये तीनों फैक्ट भाई साहब आप मान के चलो ना, इतने इंपॉर्टेंट है कि पूछिए नहीं, ये घुमा फिरा के आपको ये क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा किसी न किसी एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट 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 में ओजोन की उपस्थिति सूरज के हानिकारक परावैंगनी विकिरणों को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने से रोकती है। आंख बंद करके मारो इसको भाई साहब, ठीक है ना। ओजोन कहाँ पाया जाता है, आई मोस्ट में, स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है, और यही क्या करती है, इसको रोकती है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारे वातावरण में कितने % नाइट्रोजन है। अभी अभी मैंने बताया जस्ट थोड़ी देर पहले कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, 78% है। ये 21% दिया है, किसकी हो सकती है, ये O2 की हो सकती है आसपास, है ना। बाकी तो सब डिसबैलेंस है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। देखो फिर से वही सवाल आ गया। अब ये सवाल है लेकिन वैसे ट्रिकी, ध्यान देना, 0.03%, 0.003%, 0.3%, 3%। जिसने बारीकी ध्यान नहीं दी ना, वो गलत कर जाएगा या फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। याद रखना 0.03% ही है। ऑर्गन का जो वैल्यू है, ऑर्गन गैस की वो तीसरे नंबर पे आती है, उसकी कितनी है, 0.9, ठीक है ना, 3%, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है, ठीक है।
तो आपको पता है दुर्लभ गैस कौन सी है? हीलियम, आर्गन, नियॉन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो दुर्लभ है नहीं। तो देखिए सबसे ज़्यादा मात्रा में ना जो दुर्लभ गैस है वो है आर्गन, ठीक है ना, याद रखना। तीसरे नंबर पे भी है वायुमंडल में। आर्गन के बारे में भी 2 फैक्ट याद रखो, ठीक है। पहला फैक्ट तो याद रखो ये कि इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग होता है ना जो आपके घर में बल्ब यूज होते हैं ना, बल्ब विद्युत वाले ना, उसमें इसको भरा जाता है ना, बल्ब में भरी जाती है ये, ठीक। और दूसरा इसके बारे में फैक्ट याद रखिए, ये भी पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी, आर्गन गैस की खोज किसने की थी। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था विलियम रैमसे। क्या नाम था भैया? विलियम रामसे, ठीक है ना, आराम से, ठीक है। बिजली का बल्ब अगर है तो उसको छुओ मत, छुओ भी तो क्या होगा, आराम से, रैम से, ठीक है, नहीं तो जल जाओगे। तो ये फैक्ट याद रखना। वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भाई ये तो बहुत ही आसान सवाल है। एटमॉस्फेरियोलॉजी, हाँ यही तो कहते हैं, ठीक है। मीटीरियोलॉजी तो नहीं, इकोलॉजी भी नहीं, एंथोलॉजी भी नहीं, ठीक है। देखिए ये कोई एक्चुअली होता क्या है ना इसमें, सॉरी, ये मीटीरियोलॉजी आपका जो है ना ये सही है, ठीक है ना, ये आपका गलत है। ये कोई शब्द नहीं होता ऐसा। मीटीरियोलॉजी मतलब होता है आपका वायुमंडलीय विज्ञान, ठीक है ना, वायुमंडलीय विज्ञान, ये याद रखना है ना, ये आपका सही है, वायुमंडलीय विज्ञान। इकोलॉजी किसे कहते हैं और एंथोलॉजी किसे कहते हैं? तो एंथोलॉजी आपको पता ही होगा, एंथोलॉजी ये एंथनी एंथोलॉजी है, इसको कहते हैं जहाँ पे पुष्पों का अध्ययन होता है। पुष्पों मतलब फूलों का, है ना, उसको क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी, ठीक है। और इकोलॉजी आपको पता है कि ये क्या होता है? जीव समुदाय तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध को, ठीक है ना, जहाँ पे जीव रहते हैं, ठीक है, जीव समुदाय रहते हैं, ठीक है, और जो है उनका वातावरण, ठीक है ना, जो तो समुदाय था उसके वातावरण का जो है ना, इकोलॉजी तो आप लोग समझते ही हैं, ठीक है, उसके वातावरण का पारस्परिक संबंध या फिर जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव है? तो रेडियो का संचार हमने बताया था कहाँ से संभव था। तो रेडियो का जो संचार संभव था आपका कहाँ से संभव था? एक ही जगह संभव था जहाँ पे आयन थे, और आयन कहाँ पे थे? आयन मंडल में थे, ठीक है, आयनोस्फीयर में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा बर्फ भक्षक स्नो वाटर के रूप में जानी जाने वाली चिनूक हवा, है ना, चिनूक हवा स्थानीय हवाओं के बारे में पूछ रहा है, निम्न में से किस महाद्वीप में बहती है? तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं, एशिया में नहीं, अफ्रीका में नहीं, उत्तरी अमेरिका में बहती है, ठीक है। तो चिनूक हवा जो होती है ना वो उत्तरी अमेरिका में बहती है। ऐसा इसको बर्फ भक्षक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पता है ये चलती है सर्दियों में, और ये जो सर्दियों में चलती है ना ये बर्फ़ को पिघला देती है, और जो बर्फ़ को पिघला देती है इसीलिए इसको कहते हैं क्या? बर्फ़ भक्षक, या फिर बर्फ़ को समाप्त कर देने वाली। ये आप देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एल नीनो और एक होता है ला नीनो। एक परिघटना है जिसके दौरान पेरू के तटवर्ती क्षेत्रों में उष्ण समुद्री धाराएं प्रकट होती हैं। यह परिघटना किस महासागर में होती है? ठीक है, तो देखिए एल नीनो की जो घटना होती है ना वो होती है आपकी प्रशांत महासागर में, ठीक है। आइए आपको ना थोड़ा सा एल नीनो और ला नीनो के बारे में एक पूरा कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जो आपके लिए फैक्ट जरूरी है बस वो चीज़ें आपको जाननी है, ठीक है। एल नीनो एंड ला नीना। एल नीनो में क्या होता है ना, समुद्र की सतह जो है ना वो गर्म हो जाती है। ये बस फैक्ट याद रखना कि इसमें एल नीनो में आपकी जो समुद्र की सतह होती है वो गर्म हो जाती है। जबकि ला नीनो में क्या होता है, इसकी का उल्टा होता है। कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है देखो, एंटी एल नीनो, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे ठंडी हो जाएगी। एल नीनो में गर्म, ला नीना में ठंडी, ठीक है। अब ये देखो जो अल नीनो होता है ना ये आपकी कहाँ घटित होती है, ये याद रखना, ये होती है प्रशांत महासागर में, ठीक है। और जो ला नीनो होती है ना वो कहाँ पे होती है घटित, वो होती है हिंद महासागर में, याद रहेगा। चलो गुड। अब हम देखते हैं ये कहाँ क्या क्या प्रभाव डालती है, ठीक है ना। तो ये प्रभाव ये डालती है कि दक्षिण अमेरिका में बहुत ज़्यादा वर्षा कराती है, और जबकि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से क्या होता है, सूखा पड़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, ला नीना की वजह से दक्षिण अफ्रीका में बहुत बारिश होती है, और ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत क्या आती है, बाढ़ आती है, ठीक है ना। तो ये उसी का उल्टा है, इसको बोलते ही हैं एंटी अल नीनो या फिर ला नीना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी जलवायु है? तो ये तो सबको पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में क्या है हमारा,
उष्णकटिबंधीय मानसून है हमारे यहाँ, ठीक है ना। बाकी जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल में बताएंगे उष्णकटिबंधीय मानसून क्यों है और यहाँ पे वर्षा कैसे कैसे होती है, ठीक है। पूरे मानसून पे हम बात करेंगे। भूभागों के केंद्र में मौजूद वह जलवायु है जिसे तापमान में एक बड़ी वार्षिक रेंज द्वारा प्ररूपित किया जाता है, जिसमें अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है। तो अधिकांशतः गर्मियों में वर्षा होती है, क्यों होती है देखिएगा, समुद्री जलवायु नहीं, समशीतोष्ण जलवायु, अत्यधिक जलवायु और ये आपके महाद्वीपीय जलवायु। हाँ, तो महाद्वीपीय जलवायु में ही क्या होता है, गर्मियों में अत्यधिक वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जलराशि की कमी होती है ना, हर जगह जलराशि नहीं होती है। तो जहाँ जहाँ छोटे मोटे जलराशि होती है टेम्परेचर बढ़ता है, उससे वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण होने से फिर क्या होते हैं, बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। डोलड्रम भूमध्य रेखा के इर्द गिर्द दाब वाला क्षेत्र है जहाँ चलने वाली हवाएं शांत होती हैं, ठीक है। तो डोलड्रम हमने आपको बताया था ना, शांत पेटी बोलते हैं, है ना। जैसे ये मान लो आपका ये है आपका भूमध्य रेखा, ये गई, ठीक है ना। यहाँ से ना ये 5 डिग्री ऊपर, ये 5 डिग्री नीचे, उत्तरी गोलार्ध में 5 नीचे, इसको बोलते हैं ना शांत पेटी, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा क्या होता है, निम्न वायुदाब होता है, ठीक है ना। आर्द्रता का मापन सामान्यतः से किया जाता है, ठीक है। आंशिक वाष्प दाब निर्धारण, शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन, भौतिक प्रसारण, वाष्पीकरण, ठीक है। तो आर्द्रता का मापन कैसे आप करेंगे, ठीक है ना। तो आर्द्रता का मापन आप करेंगे शुष्क तथा आर्द्र बल्ब तापमान मापन से, ठीक है ना। ये वाला ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा, सही। तो ऐसे कुछ फैक्ट हैं, देखिए तो आरआरबी जे में पूछा गया 2014 में, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आपको क्या करना है, बस याद कर लेना है। ओस बनता है, अब ओस जो बनता है वो कैसे बनता है, ओस जानते हैं ना, सुबह सुबह आप उठते देखते हैं ओस पड़ी हुई है पूरे ज़मीन पे, घास पे, इन सब पे। तो क्या कहता है, पहला ऑप्शन है ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन हम सारा ऑप्शन देखेंगे कि सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होता है। रात में आकाश का बादल से ढकना, नहीं। पृथ्वी की सतह से वायु के ठंडे होने पर, नहीं, ये भी गलत है। बारिश होने से हवा बहुत शुष्क होने के कारण, नहीं, शुष्क हो जाएगी तो फिर कहाँ से होगा, ठीक है। तो ये आपका यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से। पानी का कोई भी रूप जो बादलों से गिरता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। तो पानी का कोई भी वो जो बूंद बूंद बन के गिरता है ना, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेट होकर वो क्या करता है, नीचे गिरता है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं अगर आपसे पूछ ले कभी तो याद रखना, वर्षण, ठीक है ना। प्रेसिपिटेशन या वर्षण कहते हैं उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखो। उत्तर पश्चिम भारत में सर्दियों में वर्षा का कारक क्या है। मैं अभी बोल रहा था ना कि मैं जब इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। सर्दियों में जो वर्षा होती है ना, वो किसके कारण होती है इंडिया में, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, ठीक है ना। जिसमें आपके जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है ना, उसका बड़ा रीजन होता है। और ये क्या होता है आपका, मतलब अगर ये उद्भार पूछे आपकी कहाँ से उद्गम होती है, तो ये आप ध्यान रखो कि भूमध्य सागर से होती है, ठीक है ना। बाकी डिटेलिंग में आपको पढ़ाऊंगा बाद में, क्योंकि अभी हम पीआईक्यू कर रहे हैं और ये एक बड़ा चैप्टर है वर्षा, ठीक है, हम इसे बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्री वातावरण में एक ऐसी जलवायु स्थिति को संदर्भित करता है जिसके परिणाम स्वरूप जल निकाय आवंधिक रूप से गर्म होता है। तो देखो हमने बोला था ना, आवंधिक रूप से गर्म होता है। गर्म है तो क्या होगा, अल नीनो, है ना। ठंडा होता तो क्या होता, ला नीना, ठीक है। अल नीनो मतलब प्रशांत महासागर, ला नीना मतलब हिंद महासागर। ये 2 फैक्ट आप याद रखो, आपके लिए जो आपका रेलवे का एग्जाम है उसमें उसके लिए वो काफ़ी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्वतों, पठारों और पहाड़ियों की ऊंचाइयों से निकलकर उनके ढालों से होते हुए नीचे स्थित घाटियों एवं मैदानों की ओर बहने वाली निम्नपाती पवनों को क्या कहा जाता है। तो देखिए वो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होंगी, अवरोही पवने, समून पवने, आरोही पवने, समाल पवने, नहीं अवरोही पवने होंगी। क्यों? क्योंकि देखो जब कोई चीज़ बड़े से फिर छोटे की तरफ बढ़ती है ना, तो ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे तो इसे अवरोही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये देख रहे हो ऊंचाई से ये नीचे की तरफ आ रही है तो अवरोही पवने, नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो आरोही होती है, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का चैप्टर, जो हमने आपको पूरा वायुमंडल, ये सब बेसिक चीज़ें हमने आपको, चक्रवात, ये सारा हमने आपको क्या हुआ, करा दिया है। इसकी मैं एक प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ, ठीक है ना। आप उस प्लेलिस्ट पे जाइए, कंप्लीट वीडियो देखिए। ये अभी तक 5वां लेक्चर है, ठीक है ना। साइंस का आपका 10th लेक्चर है, ठीक है। जो आपको लगातार क्लासेस कराई जा रही हैं उसको देखिए। आपके रिव्यू के हिसाब से ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, ठीक है। हर
जो भी मैं वीडियो पढ़ाता हूँ उसके लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। तो आज जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। आपको जो वायुमंडल में ना, वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती हैं, है ना, तो आपको 4 गैसों, ठीक है ना, वायुमंडल की गैसों का, ठीक है ना, गैसों का क्या बताओगे आप बताओगे हमें अवरोही क्रम, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। चलो।